नमस्कार दोस्तों, मैं स्वास्थ्य गुदौलिया आपका एजुकेटिव आप पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम होम्योपैथिक स्टूडेंट के बेस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। कई बार क्या होता है, प्रैक्टिस के टाइम पे एक इशू बनता है कि हमने केस ले लिया, अच्छे से केस टेकिंग कर ली, सिम्टम्स मिला लिए, सिमिलम आ गई, लेकिन डोज का या पोटेंसी का सिलेक्शन हम किस तरीके से करें, या पोटेंसी सिलेक्शन में किन चीजों को हमें या ध्यान में रखना है, या क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं पोटेंसी सिलेक्शन के, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि पोटेंसी सिलेक्शन में क्या क्या फैक्टर काम आने वाले हैं। ये बात करते हैं। तो पोटेंसी सिलेक्शन के लिए चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चार चीजें क्या हैं? एक तो पर्सन की जो नेचर है, मतलब नेचर ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट है उसका नेचर क्या है। नेचर में उसका एज आएगा, टोटली डिपेंड बेस्ड ऑन द पेशेंट, या उसमें क्या क्या एज आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, टेम्परामेंट आएगा, हैबिट्स एंड एनवायरनमेंट आएंगे, और उसका पैथोलॉजिकल कंडीशंस क्या है, वो कंडीशन इसके अंदर आएगी। इसमें ही ससेप्टिबिलिटी की भी बात करेंगे हम। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा बनता है कैरेक्टर्स एंड कंप्लीटनेस ऑफ द सिम्टम, या झार कंसेप्शन भी जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा होता है नेचर ऑफ डिसीज, या डिसीज में कौन कौन सा क्राइटेरिया है, एक्यूट डिसीज का क्राइटेरिया, क्रोनिक डिसीज का क्राइटेरिया, इनके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद नेचर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का नेचर क्या है और डिसीज का नेचर क्या है, किस तरीके से इन दोनों पे डिपेंड करेगा, तो इनके हम बात करेंगे। पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें, आगे भी हम और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। तो बात करते हैं कि नेचर ऑफ द पेशेंट है, या पेशेंट पे जो बेस कर रहे हैं सिम्टम, उनमें क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों को हमें बेस रख के उससे बात करना है। तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट की बात करेंगे। तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट में बात करेंगे तो सबसे पहले क्राइटेरिया आता है एज क्राइटेरिया। जैसे कि एज क्राइटेरिया में बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चों की जहाँ बात करने लगते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चों की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो हाई होती है। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? किसी भी स्टिमुलस के विरोध में रिएक्शन, तो उसको कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। और ससेप्टिबिलिटी से जितनी अच्छी ससेप्टिबिलिटी होगी उतना ही हाई पोटेंसी होना चाहिए। हायर द ससेप्टिबिलिटी एंड हायर द पोटेंसी, लोअर द ससेप्टिबिलिटी एंड द लोअर द पोटेंसी, ये बेस्ड है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, स्टुअर्ट क्लॉसन ने ये भी कहा है कि सारे केस, कोई भी केस ले लो, जरूरी नहीं है कि अगर वो हायर ससेप्टिबिलिटी वाला या हायर पोटेंसी का केस है, या सारे केस हायर पोटेंसी के हैं, तो सारे हायर से ही ठीक होंगे, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है, और किसी भी बेस लॉ पे ये डिपेंड नहीं करता। ये हम नहीं कह सकते कि ये हायर से ही सही होगा या ये लोअर से भी सही होगा। केस टू केस वेरी करता है, क्या ये केस लोअर का है, ये लोअर से सही होगा, ये हायर का है, ये हायर से। एक प्रोमिनेंट क्राइटेरिया नहीं बनता है कि इस पोटेंसी को हम देने से ये पेशेंट सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पेशेंट इंडिविजुअलाइजेशन केस वेरी होता है, ये स्टुअर्ट क्लॉसन ने बोला है। अब बात करते हैं कि एज में बात करते हैं बच्चों की। तो बच्चों की और जो ग्रोइंग फेज है, जो एडल्टहुड की स्टार्टिंग है, उसमें क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी हाई होती है। तो ससेप्टिबिलिटी हाई होगी तो पोटेंसी हाई दे सकते हैं। बेसिकली अगर आपका सिमुलिमम सही है, अगर आप हायर पोटेंसी भी बच्चों को दे रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन एक क्राइटेरिया भी बनता है, अगर आपने सिमुलिमम सही से सिलेक्ट नहीं की, पोटेंसी आपने गलत सिलेक्ट कर ली, तो वो एडवर्स इफेक्ट ला सकता है।
दूसरी बात, जो ओल्ड एज के बारे में बात करें तो ओल्ड एज में क्या होता है, जो ससेप्टिबिलिटी रिएक्शन होते हैं या स्टिमुलस के विरोध में जो रिएक्शन होते हैं वो लोअर ससेप्टिबिलिटी हो जाती है। तो वो लोअर ससेप्टिबिलिटी की वजह से क्या होता है, लोअर ससेप्टिबिलिटी तो पोटेंसी भी नीचे से ही देना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर इतनी वाइटल पावर नहीं होती है वो हायर पोटेंसी के विरोध में एक्शन कर सकें। तो ये बेस में याद रखना है। ये एज का क्राइटेरिया हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन और टेम्परामेंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन और टेम्परामेंट की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन और टेम्परामेंट में पहले हम हायर पोटेंसी की बात करें कि कहाँ हम हायर पोटेंसी दे सकते हैं। जैसे कि सेंसिटिव पर्सन है, कोई पर्सन सेंसिटिव है और इरिटेबल है या नर्वस है या सैंग्वाइन नेचर का है, ऐसे पर्सन जो इरिटेबल हैं, कॉलेरिक है, इम्पल्सिव हैं, जेलस हैं, इंटेलिजेंट पर्सन्स हैं, ये इनकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, हायर होती है। तो इनका जो टेम्परामेंट और जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनकी किसको दर्शाता है, हायर ससेप्टिबिलिटी को। क्योंकि इंटेलिजेंट पर्सन है तो मेंटल वर्क ज्यादा करता है, सेडेंटरी लाइफ में ज्यादा रहता है, लेकिन उसका मेंटल वर्क इतना ज्यादा है उसकी जो ससेप्टिबिलिटी में क्या होता है, रीजनिंग पावर पे डिपेंड करती है। तो ससेप्टिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी पोटेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो इम्पल्सिव पर्सन हो गए या सैंग्वाइन नेचर के हो गए या कॉलेरिक नेचर के हो गए या जेलस नेचर वाले हो गए, मतलब टेम्परामेंट की बात हो रही, तो इन पर्सन में क्या होता है, इनकी ससेप्टिबिलिटी हायर होती है। तो इस जगह पे हम कौन सी पोटेंसी यूज करेंगे, हायर पोटेंसी। अब बात करते हैं मीडियम पोटेंसी की। हायर पोटेंसी कौन सी, अप्रोक्सीमेट 200 के एबव जो पोटेंसी होती हैं, 200, 1M, CM, LM जो पोटेंसी आती हैं वो हायर पोटेंसी में आती हैं। इसके बाद 30 to 200 जो पोटेंसी आती है वो मिनिमम या मीडियम पोटेंसी में आती है। कौन सी, मीडियम पोटेंसी। तो मीडियम पोटेंसी ऐसे पेशेंट को देते हैं जो कौन से वाले होते हैं, या तो हम मेडिसिन का प्रूविंग कर रहे हैं या हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि ये कौन सी, मतलब एक कंफ्यूज स्टेट है। तो जो मीडियम पोटेंसी होती है उसको सेफ पोटेंसी भी कहते हैं। इसमें नुकसान की स्थिति कम होती है, पेशेंट को हार्म वाली स्थिति कम होती है। तो ज्यादातर जो फिजिशियंस हैं वो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि अगर उनको कंडीशन क्लियर नहीं हो पा रही है कि ये पेशेंट इस तरीके का नहीं है, नहीं मिल पा रहा है सही तरीके से टेम्परामेंट, पेशेंट नहीं दे रहा है केस, तो उस जगह में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इस वजह से 30 और 200, 30 से 200 वाली जो पोटेंसी होती है वो पोटेंसी यूज करने की कोशिश करते हैं या उनमें देते हैं। अब इसमें ऐसे इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट होते हैं, हाँ, और ओवर सेंसिटिव जो पेशेंट होते हैं, इडियोसिंक्रेटिक या ओवर सेंसिटिव पेशेंट जो होते हैं, उनको क्या करते हैं, मीडियम पोटेंसी देने की कोशिश करते हैं कि मीडियम पोटेंसी से उनका काम हो जाए। और मीडियम पोटेंसी सेफ पोटेंसी भी कही है, तो उस पर हमें याद रखना है। अब बात करते हैं लोअर पोटेंसी, बिलो द 30 पोटेंसी जो होती है, 30 पोटेंसी के नीचे वाली जो होती है वो लोअर पोटेंसी होती है। फ्लैग्मेटिक जो टेम्परामेंट होता है या जो डल टाइप के होते हैं, जो कमजोर होते हैं या जो आलसी होते हैं, या कहें कि जो मजदूर वर्ग जो होता है, जो फिजिकल मेहनत ज्यादा करते हैं, मेंटल जो करते हैं वो हायर ससेप्टिबिलिटी में जाते हैं, जो फिजिकल करते हैं वो किस में जाते हैं, लोअर ससेप्टिबिलिटी में। और लोअर ससेप्टिबिलिटी देन लोअर द पोटेंसी, एक बेस लॉ है, हायर द ससेप्टिबिलिटी हायर द पोटेंसी, लोअर द ससेप्टिबिलिटी लोअर द पोटेंसी। क्लियर। अब बात करते हैं दूसरा क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द पेशेंट पे, हैबिटेट या हैबिट उसकी, और इन्वायरमेंट। और हैबिट और इन्वायरमेंट में पोटेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम देखेंगे। तो पहले बात फिर हम हायर पोटेंसी की करेंगे। ऐसा पर्सन जो इंटेलेक्चुअल ऑक्यूपेशन में है, जिनका मेंटल वर्क ज्यादा है, या जो जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, या कहें कि जो लॉन्ग स्लीप लेते हैं, उनको क्या होता है, हायर पोटेंसी देना चाहिए। क्या हैबिट है उनकी, अर्ली एक्साइटेड पर्सन हैं,
और इन्वायरमेंटल के हिसाब से देखा जाएंगे तो इंटेलिजेंट ऑक्यूपेशनल जो पर्सन होता है और लॉन्ग स्लीप लेने वाले, उनको कौन सी पोटेंसी देना है? हायर पोटेंसी। याद रखना। लोअर पोटेंसी हम किनको देंगे? पहले ही बात के पिछले वाले उसमें भी कहा है हमने, जो श्रमिक वर्ग है या जो मजदूर वर्ग है या पर्सन जो ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, और साथ में जो शॉर्ट स्लीप वाले होते हैं, जो नींद कम लेते हैं, जल्दी जिनकी उड़ जाती है, या ये कहें कि इनका जो मेंटल डेवलपमेंट कम होता है, डल टाइप के जो पेशेंट होते हैं, जल्दी जो इंटेलेक्चुअल उनका वीक होता है, ऐसे लोगों को लोअर पोटेंसी डाला। अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन की। पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है, जब ड्रग प्रूविंग की गई है तो ड्रग प्रूविंग में ये पाया गया है, जो क्रूड कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है, बात समझना, कोई भी पैथोलॉजी बॉडी में पेशेंट में जनरेट हो गई है, तो पैथोलॉजी जनरेट होने के बाद पोटेंसी लोअर यूज करना चाहिए। क्यों? मान लो उसमें ऑर्गेनिक चेंजेस हो चुके हैं, तो अगर अपन उसमें हायर पोटेंसी देंगे तो नर्वस इफेक्ट देखने को मिलेंगे, तो उससे क्या होगा, वाइटल फोर्स का जो स्टिमुलेशन होगा वो हायर होगा अगर हायर पोटेंसी देंगे। तो वाइटल फोर्स की जो रिएक्शन की वजह से क्या चेंजेस आने वाले हैं, उसके जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे। उनके इफेक्शन की वजह से पेशेंट में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अगर ऐसा पर्सन है, उनमें ऑर्गन्स का डिस्ट्रक्शन हो रखा है, पैथोलॉजी जनरेट हो चुकी है, तो उनमें कोशिश करेंगे कि लोअर पोटेंसी दें। जैसे कि वाल्वुलर डिसीज का केस है, तो वाल्वुलर डिसीज में डीजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो उन डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से हमें क्या कोशिश करना है कि उस जगह पे लोग ज्यादातर फिजिशियंस मदर टिंचर का यूज करते हैं। मदर टिंचर क्या होता है, लोअर पोटेंसी में क्रूड ड्रग सब्सटेंस आ जाते हैं। क्रूड ड्रग सब्सटेंस में सबसे पहला फॉर्म होता है मदर टिंचर का। तो आपने ज्यादा देखा होगा, जैसे कि गॉल ब्लैडर की वो है स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन है या रीनल स्टोन है, इनमें क्या होते हैं कि मदर टिंचर देने की ज्यादा कोशिश करते हैं। या कोई लिवर अफेक्शन है तो उसमें भी मदर टिंचर देने की कोशिश ज्यादा करते हैं। ज्यादातर फिजिशियंस में ये देखा गया है, सब सारे उसका नहीं बोलते क्योंकि क्लासिकल वे हो जाता है तो वो सिंपल बम पे डिपेंड करता है, लेकिन जो थेराप्यूटिक वे पे चलती है या जो मदर टिंचर पे डिपेंड करती है, इंडिया में या कहें अपने होम्योपैथिक वर्ल्ड में अलग अलग डिवाइडेशन है। कोई हायर पोटेंसी पे ज्यादा डिपेंड होता है, कोई लोअर पोटेंसी पे डिपेंड करता है। कई लोग अपने आप को सेफ रखते हैं तो वो मीडियम पोटेंसी में जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो उनने केस को किस तरीके से समझा है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि वो केस सही करेगा या नहीं करेगा। ये हम उस फिजिशियंस पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, ये हमें याद रखना है। जैसे कि स्नेक बाइट का केस है या पॉइजनिंग का केस मान लीजिए, तो पॉइजनिंग के केस में क्या देखा जाएगा कि जो पॉइजनिंग का केस है उसमें क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। मैं वॉस्कुलर वाली बात कर रहा हूँ। तो जो कार्डियोजेनिक पॉइजन होते हैं जो वैस्कुलर उस पर इफेक्ट डालते हैं, ऐसे स्नेक बाइट, न्यूरोजेनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, उनमें क्या होता है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। तो उसमें जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है उसमें लीनिया एस्पेरा लोअर पोटेंसी में दिया जाता है। अगर इस कंडीशन में हायर पोटेंसी हमने दी तो हायर पोटेंसी क्या करेगा, डीजेनरेटिव चेंजेस और जल्दी लाएगा, क्योंकि वाइटल फोर्स तो अपने वाइटल फोर्स का काम है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना आया भैया उतना ले जाओ।
वो क्यूरेटिव भी हो सकता है। दो एक्शन है वाइटल फोर्स के, काउंटर एंड क्यूरेटिव। काउंटर में प्रॉब्लम बढ़ती है और क्यूरेटिव में प्रॉब्लम सही होती है, क्योर की वे में जाता है। ये तो बात हो गई। अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे, हमारा पेशेंट का नेचर क्राइटेरिया खत्म कि पेशेंट पे किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा था। पहला तो एज क्राइटेरिया था, मेन तो ससेप्टेबिलिटी है, एज क्राइटेरिया, कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट, पैथोलॉजिकल चेंजेस, और क्या था, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा वाला, कैरेक्टर्स एंड कंप्लीटनेस ऑफ द सिम्टम, या कहें झार कंसेप्शंस। तो डॉक्टर झार ने क्या कहा है, डॉक्टर झार ने कहा है कि ड्रग प्रूविंग के दौरान पोटेंसी सिलेक्शन पे भी ध्यान दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, ऐसे सिम्टम जो केवल कॉमन, जो डिसीज के जो कॉमन सिम्टम है, ऐसे मेडिसिन जो केवल कौन से सिम्टम दे रही हैं ड्रग प्रूविंग के दौरान, केवल कॉमन सिम्टम दे रही हैं, तो उनमें हमें कौन सी पोटेंसी यूज करना है, लोअर पोटेंसी यूज करना है। दूसरा, ऐसी मेडिसिन जो ड्रग प्रूविंग के दौरान क्या दे रही है, पिक्यूलियर एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स या मेंटल सिम्टम जो दे रही हैं, उसमें हमें हायर पोटेंसी का यूज करना है। इस बात पे ध्यान रखें। अगली बात करते हैं नेचर ऑफ द डिसीज। तो नेचर ऑफ डिसीज में दो डिसीज है हमारे पास, एक्यूट डिसीज और क्रोनिक डिसीज। पहला तो नेचर किस पे, नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिसीज, डिसीज की इंटेंसिटी कितनी है। तो डिसीज की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, उसके फंक्शनल एंड पैथोलॉजिकल डिरेंजमेंट पे, कितना उसमें फंक्शनल डिरेंजमेंट हुआ है, कितना पैथोलॉजिकल डिरेंजमेंट हुआ है। मान लो अगर फंक्शनल डिरेंजमेंट हुआ है तो वहां हायर पोटेंसी थी, और अगर पैथोलॉजिकल डिरेंजमेंट हो रहा है, पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो वहां लोअर या मीडियम पोटेंसी का यूज करें, याद रखें। अब बात करते हैं किसमें, एक्यूट डिसीज का जो केस है। तो एक्यूट डिसीज में क्या होता है, लेटेंट सूरा वाली स्टेज की बात करें तो लेटेंट सूरा में क्या होता है, अचानक उत्तेजना टाइप की होती है। मतलब जो सिम्टम्स आते हैं, पिक्यूलियर सिम्टम, जो एक्यूट डिसीज के जो पिक्यूलियर सिम्टम्स आते हैं, एक्यूट डिसीज में क्या होता है, सडन ऑनसेट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, और इंटेंसिटी हाई होती है। हाई इंटेंसिटी याद रखना, तो हाई इंटेंसिटी होगी तो रिएक्शन भी स्ट्रांग होगा ना। तो जो रिएक्शन स्ट्रांग आ रहा है उसके लिए कौन सी पोटेंसी यूज करना है, हायर पोटेंसी। पोटेंसी के क्राइटेरिया हमने पीछे बात करी है, हायर पोटेंसी, हायर ससेप्टेबिलिटी। स्ट्रांग रिएक्शन मतलब ससेप्टेबिलिटी हाई है, तो कौन सी देना है पोटेंसी, हायर द पोटेंसी। बस याद रखना है कुछ डीप एक्टिंग रेमेडी को, उनकी जो पोटेंसी सिलेक्शन है उस पर बहुत ध्यान रखना है। रिपीटेशन हम ज्यादा नहीं कर सकते, रिपीटेशन पे भी याद ध्यान रखना पड़ेगा। ये आगे हम कोशिश करेंगे कि इस पे वीडियो लाएं, रिपीटेशन ऑफ डोजेस में। अभी हम केवल सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी के बारे में बात करें। अब क्रोनिक डिसीज की बात करें तो क्रोनिक डिसीज में दो क्राइटेरिया आते हैं, एक एक्यूट एक्सेवरेशन ऑफ द क्रोनिक डिसीज, मतलब कि क्रोनिक डिसीज में एक ऐसी फेज आती है जहाँ एक्यूट डिसीज का लगता है हमें कि एक्यूट डिसीज है, लेकिन उसमें वो सफर कर रहा है क्रोनिक डिसीज से, मतलब क्रोनिक डिसीज की एक्यूट फेज। तो यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे डिपेंड करता है, मान लो कोई भी क्रोनिक डिसीज है, उस दौरान कोई भी एक्यूट डिसीज से वो सफर कर रहा है पेशेंट, तो उस टाइम पे जो एक्यूट एक्सेवरेशन हो रहा है, एक्यूट अटैक आ रहा है, तो हमें कोशिश करना है कि, क्योंकि क्रोनिक केस है ये हमें नहीं भूलना है, हमें पहले पता करना है कि सही एक्यूट केस है या एक्यूट एक्सेवरेशन और क्रोनिक केस है। इस जगह पे
फिजिशियंस बहुत कंफ्यूज होते हैं, डॉक्टर्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ये क्राइटेरिया समझने का कि ये क्रोनिक केस है या एक्यूट केस है या क्रोनिक का एक्यूट एक्सेवरेशन है, याद रखना दो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, उनको हमें समझना है। ठीक है, तो पहले ही बात की है कि अगर क्रोनिक डिसीज है तो पोटेंसी लोअर से स्टार्ट करें, लोअर या मीडियम पोटेंसी से एक्यूट मेडिसिन दें। तो उसमें क्या होगा कि जो क्रोनिक डिसीज की वजह से या कोई एक्यूट अटैक आया है तो मीडियम पोटेंसी दे दो, उससे वो चेंजेस हट जाएंगे। ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है। अब क्रोनिक डिजीज की बात करें कि कोई इनक्यूरेबल केस है जिसमें वाइटल ऑर्गन ही डैमेज है या वाइटल ऑर्गन एब्सेंट है और ऑर्गेनिक चेंजेस देखने को हमें मिल ही रहे हैं, मान लो ये ऑर्गन ही नहीं है या ऑर्गेनिक डैमेज बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केसों में हमें पोटेंसी के सिलेक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इनमें एक चीज जरूर बनती है कि जो कंडीशन है, जो कंडीशन जनरेट हुई है उसमें लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट पहले से ही वीक हो रखा है। तो वो वीक है पहले से वीक, अब ऊपर से उसको उसके जो चेंजेस हैं वो किस तरीके से दिखाई देंगे। पेशेंट पहले वीक, अब रिएक्शन आएगा, अगर हायर पोटेंसी दे देंगे तो ऑर्गन डैमेज रखा है, तो वो कहीं ना कहीं जो डैमेज ऑर्गन है उसके साथ जो अटैचमेंट ऑर्गन्स हैं उन पे इफेक्ट दिखाई देगा, या बॉडी में डिजेनरेटिव चेंजेस भी आ सकते हैं, डिजेनरेशन आ सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। क्राइटेरिया ये बनता है। तो लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करें, ये क्रोनिक केस का क्राइटेरिया। अगर क्यूरेबल चेंजेस हैं या डायनेमिक ऑरिजिन से प्रोड्यूस हो रही है डिसीज, या उनमें इंटरवल लॉन्ग है या डीप एक्टिंग रेमेडी है, तो कोशिश कर सकती है एक बार कि हाँ हाई पोटेंशियम दे सकते हैं। वो एक क्राइटेरिया अलग बनता है, उसमें ऑर्गेनिक चेंजेस नहीं है। उस कौन से में, उस क्रोनिक केस में जिसमें ऑर्गेनिक चेंजेस नहीं है, ऑर्गन में डिस्ट्रक्शन नहीं है, उस जगह पे हम हायर पोटेंसी का यूज कर सकते हैं। पैथोलॉजिकल चेंजेस, नो हायर पोटेंसी। अब स्टेज एंड ड्यूरेशन ऑफ डिसीज, लॉन्ग टाइम, जब ड्यूरेशन अगर लॉन्ग टाइम का है तो लोअर पोटेंसी का यूज करना चाहिए। अगर जैसे कि एकोनाइट की प्रोबिंग हुई थी, तो एकोनाइट की प्रोबिंग के दौरान जो पहली स्टेज आती है वो चिलनेस की आती है। जो फीवर की एकोनाइट में प्रोबिंग करते हैं, फीवर देखते हैं तो पहले चिलनेस आती है, तो उस टाइम पे हायर पोटेंसी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि एकोनाइट एक्यूट रेमेडी है। यहाँ पे कोई क्रोनिक का बात नहीं हो रही, केवल ड्यूरेशन और उसकी बात कर रहे हैं। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक लोअर पोटेंसी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब की बात किस में आ गई, लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब क्रोनिक डिसीज और शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब एक्यूट डिसीज। और शॉर्ट ड्यूरेशन है तो कौन सी देंगे हम, शॉर्ट ड्यूरेशन हायर पोटेंसी, लॉन्ग ड्यूरेशन लोअर पोटेंसी, दोनों के बीच की स्टेज है, कंफ्यूजन है तो मीडियम पोटेंसी, सेफ पोटेंसी। जैसे टाइफाइड की स्टेज है, जॉइंटिस की स्टेज है, या वेस्कुलर हार्ट डिसीजेस हैं, या टीबी है, या लंग डिसीज है, या लेटेस्ट स्टेज है, तो इनमें क्या करते हैं कि किसको यूज करते हैं, इनकी लेट स्टेज में, इनकी जो लास्ट स्टेज होती है उनमें हिपारसल्फ या साइलिसिया या सल्फर इनका यूज करते हैं। तो इनमें क्या करते हैं कि हायर पोटेंसी देते हैं तो डिजेनरेटिव चेंजेस आता है, क्योंकि टाइफाइड है, लंग डिसीज, टीबी डिसीज लॉन्ग ड्यूरेशन वाली है, मतलब क्रोनिक डिसीज जिनको कह दो। तो क्रोनिक डिसीज में हमें लोअर पोटेंसी या मिनिमम पोटेंसी देना है। मान लो अगर हमने हायर पोटेंसी दे दी तो हायर पोटेंसी क्या करेगा, डिस्ट्रक्टिव चेंजेस लाएगा, तो वो डिस्ट्रक्शन तो नुकसानदायक है ना हमारे लिए, पेशेंट के लिए नुकसानदायक है। पेशेंट को नुकसान होगा तो नुकसान तो आपका भी होगा। अब बात करते हैं प्रीवियस हिस्ट्री या प्रीवियस
ट्रीटमेंट की। तो प्रीवियस ट्रीटमेंट में ऐसे कि जिनमें पहले से ही पेशेंट कहीं से क्रूड ड्रग के रूप में मेडिसिन ले रहा है या ले चुका है, तो उनमें पोटेंसी हम ऐसे कोशिश करते हैं कि लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करें। पहले अगर कहीं से भी पेशेंट आए तो पहले तो उसको एंटीडोट करना पड़ता है। तो एंटीडोट दीजिए, मान लो एलोपैथिक फिजिशियन से आया है तो एलोपैथिक एंटीडोट दीजिए, होम्योपैथिक ही आया तो होम्योपैथिक एंटीडोट दीजिए, नई मेडिसिन पता है तो यूनिवर्सल एंटीडोट दो। पहले तो एंटीडोट देना पड़ेगा और वो भी लोअर पोटेंसी में देना है। हमेशा जब भी क्रूड ड्रग सब्सटेंस लेके आता है तो उसमें लोअर पोटेंसी यूज करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है। मतलब पैथोलॉजिकल ड्रेंजमेंट की बात हम जहाँ कर रहे हैं कि जहाँ पैथोलॉजी हमें दिख ही रही है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है सिरोसिस ऑफ लिवर का। अब सिरोसिस ऑफ लिवर के एग्जांपल में फिजिशियन ने क्या किया, लोअर पोटेंसी प्रिस्क्राइब की। तो लोअर पोटेंसी प्रिस्क्राइब करने से ये फायदा होगा कि धीरे धीरे वो जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस वापस उसी चेंजेस में आएंगे और वो चेंजेस आके पेशेंट सही हो जाएगा। और यहीं पे हमने हायर पोटेंसी दे दी तो पहले से ही केस बिगड़ा रखा है तो पेशेंट को डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इस चीज पे हमें याद रखना है। तो कोशिश करें कि जितने भी पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो रही हैं, उनमें किनको देना है हमें, लोअर पोटेंसी। अब बात करते हैं नेचर ऑफ मेडिसिन की। नेचर ऑफ मेडिसिन की, जैसे कि नेचर ऑफ मेडिसिन में हम बात करेंगे नोसोट्स की। अब मान लो हम नोसोट दे रहे हैं तो हमेशा नोसोट्स हायर पोटेंसी में देना चाहिए। नोसोट्स को लोअर पोटेंसी में क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि जो चाहे क्रोनिक केस हो, चाहे कोई भी केस हो जिसमें हम नोसोट दे रहे हैं, तो नोसोट क्या होते हैं क्रूड फॉर्म में, तो वो नुकसानदायक होते हैं ना, पॉइजनस होते हैं, हमारे बॉडी के लिए पॉइजन है। नोसोट्स बेस्ट प्रोडक्ट है, डिसीज प्रोडक्ट है। तो नोसोट किससे बनता है? डिसीज प्रोडक्ट से। तो नोसोट अगर हमने लोअर पोटेंसी में दिया तो वो नोसोट हमें नुकसान करेगा। उससे बचने के लिए हम किसका यूज करेंगे? नोसोट्स के लिए हमेशा हायर पोटेंसी। कोई भी फिजिशियन नोसोट्स को लोअर पोटेंसी में नहीं देता है, मदर टिंचर फॉर्म में नहीं देता है। और वेजिटेबल किंगडम की जितनी मिलेंगी वो लगभग उसमें दे सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, सारी नहीं, कुछ लोअर फॉर्म में दे सकते हैं। सारकोट की बात करेंगे। सारकोट क्या है? डीप एक्टिंग नेचर के होते, मतलब कुल मिला के बात, जहां डीप एक्टिंग रेमेडी की बात हो जाए वहां हायर पोटेंसी पे चले जाए। जहां पता है ये मेडिसिन डीप एक्टिंग है, सीधे के सीधे हायर पोटेंसी पे चले जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। हायर पोटेंसी प्रिस्क्राइब कर देना। कहाँ पे? जहां पे डीप एक्टिंग की बात की। सारकोट क्या होते हैं? डीप एक्टिंग होते हैं। नोसोट्स को भी हम तो कोशिश करें कि मान लो पॉइजन हम दे रहे हैं तो पॉइजन्स में क्या होता है, पॉइजनस मेडिसिन होती हैं तो उनमें क्या आते हैं, या इनर्ट सब्सटेंस जो यूज करते हैं उनको डायनेमिक फॉर्म में देना चाहिए, क्योंकि क्रूड फॉर्म में तो वो बॉडी के लिए नुकसानदायक है ना। इनर्ट सब्सटेंस में साइलिसिया है जिसको हायर पोटेंसी में देना चाहिए, लोअर पोटेंसी में नहीं देना चाहिए। जैसे कि लैकेसिस है, किसी फिजिशियन को सुना है मदर टिंचर दे रहा है या बनेक्स दे रहा है? नहीं सुना होगा, नहीं देते। मीडियम पोटेंसी एक बार सुन सकते हैं कि 30 पोटेंसी या 200 उसने दे दी, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा बनेक्स में 3x में दे दी, नहीं सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा, देते ही नहीं है। कोई भी पॉइजनस मेडिसिन लोअर पोटेंसी में नहीं देते, या तो हायर में देंगे या मीडियम में दे देंगे। मीडियम वैसे बेस्ट होता है हायर पोटेंसी। नारकोटिक्स के केस होते हैं, नारकोटिक्स के केस में क्या होता है? हायर पोटेंसी। अब पे डिपेंड करता है पर्सन एल्कोहलिक वगैरह तो नहीं है, तो उस जगह पे भी हमें याद रखना है कि जो नारकोटिक्स के केस होते हैं, ड्रग एडिक्ट वाले जो केस होते हैं, उनमें हायर पोटेंसी। आशा करता हूँ
मेरे द्वारा बताए गए कुछ आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।